बताओ, रोज कहता है कि इतनों को बचा लिया मैंने। एनीवे, तो हम लोग शुरू करें फिर। यस सर। ओके, आज जो आपका टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स, ये हमें समझना है। और पहला टॉपिक है इसमें एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्यों पैदा होता है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता है और आप जानते हैं कि वो क्यों पैदा होता है, क्या उसकी वजह है। आपको ये भी पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको ये भी पता होगा कि एनर्जी के लिए जो एनर्जी यूज एंड प्रोडक्शन, इन दोनों की वजह से एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा हिस्सा, एयर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा हिस्सा जो आता है वो इन्हीं से है, एनर्जी यूज और प्रोडक्शन से। ये सबसे ज्यादा एनर्जी यूज हम कहाँ करते हैं, कहाँ मतलब एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से भी निकलता है। जैसे आप देखें कि जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज से, फैक्ट्री हम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए हम लोग किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। या तो बिजली से चलाते हैं, बिजली चली जाती है तो जनरेटर से चलाते हैं। बहुत सारी जगह प्रोडक्शन जो है, जैसे बिजली का खुद का जो प्रोडक्शन है, वो जब थर्मल पावर हम लेते हैं तो उसके लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। कोयला जलता है, कोयले से वो निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है। तो आप देखिए कि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल आप लोग समझते हैं? फॉसिल फ्यूल आप लोग समझते हैं? यस सर। जैविक क्या है ईंधन। जैविक ईंधन? क्या है जैविक ईंधन? पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब जी, नेचुरल गैस। फॉसिल है जो पेड़ वगैरह या और जो जीव जंतु हैं, वो जब मरते हैं तो धीरे धीरे जमीन के अंदर चले जाते हैं, उनको फॉसिल बोला जाता है। और पेड़ से और भी जो कुछ इस तरह की के जीवित पदार्थ हैं, उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अंदर निर्माण होता है, तेल का निर्माण होता है, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये जब जलते हैं, इनको जब जलाया जाता है, चाहे वो गाड़ी में जलाया जाए, ट्रक, गाड़ी, स्कूटर, जहां भी इसको जलाया जाए, या जनरेटर में जलाया जाए, जनरेटर को चलाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए इनको जलाया जाए अगर, तो इससे गैसेज निकलती हैं और केमिकल्स निकलते हैं। ये जो गैसेज हैं और केमिकल्स हैं, ये नुकसानदायक हैं वायुमंडल के लिए, और ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, यानी एयर को पॉल्यूट करते हैं। एयर पॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। व्हाट दे डू, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन गैस निकलती है। तो इन सबों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन गैस से पृथ्वी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। हमारा वातावरण जब मतलब वो होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो जितना पॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा पृथ्वी गर्म होगी। स्मॉग, स्मॉग आपने जरूर सुना होगा, जो
फॉग से मिलता जुलता है, लेकिन फॉग जनरली जाड़ों में होता है, लेकिन स्मॉग जो है वो गर्मियों में भी होता है। तो ये जो वेदर हमारा गर्म होता है तो स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और ज्यादा होता है पृथ्वी पर। जो सूरज की किरणें आती हैं उससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और होता है। ग्राउंड लेवल पर स्मॉग को अगर हम लोग समझने की कोशिश थोड़ा और करें तो ग्राउंड लेवल पर इसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल का स्मॉग है, ओजोन है। ग्राउंड लेवल का स्मॉग जो है वो ग्राउंड लेवल का ओजोन है। एक ओजोन परत के बारे में आप जानते होंगे, जो अंतरिक्ष में ओजोन की एक लेयर है। देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन, and because of many reasons that layer is becoming thinner and thinner every day, because we are polluting the air, and because of the air pollution that is becoming thinner, वो चादर पतली होती जा रही है। और अगर उसमें छेद हो जाए ओजोन में, कहीं कहीं हुए भी हैं, लेकिन अगर और ज्यादा हो जाए तो आप ये समझें कि सूरज की किरणें जो छन के हमारे पास आती हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, और जब डायरेक्ट आएंगी वो किरणें तो पृथ्वी पर से बहुत सारी पौधों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, इसलिए कि वो उनको झेल नहीं पाएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज को। तो फॉसिल फ्यूल देखिए किस तरह से रिएक्ट करता है। वो पार्टिकुलेट मैटर इन फॉर्म ऑफ गैस और सॉलिड्स, ये जो फॉसिल फ्यूल है जब जलता है तो वो पार्टिकुलेट मैटर बन जाता है गैस और सॉलिड के रूप में। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ केमिकल है, केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें, जो हवा में पॉल्यूशन होता है। हवा जब पॉल्यूटेड होती है तो उसमें पार्टिकल्स, केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कई बार नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। धूल कण है उसमें, डस्ट, धूल कण जो हवा के साथ उड़ के और उसमें मिलता है। स्मोक है उसमें, धुआं है, धुआं वो जो फॉसिल फ्यूल के जलने से पैदा होता है। और ये सब मिलके पार्टिकुलेट मैटर बनाता है जिसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें और क्या क्या है ये आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कितना नुकसान ये मानव जाति को पहुंचाता है या पहुंचा सकता है। और न सिर्फ मानव जाति को, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने जानवर हैं, मनुष्य सहित, उन सबों को नुकसान पहुंचाता है, उन सबों को। अब देखिए, गैस और कोयला, इनका कंबशन जब होता है, जब निकलता है और एयर को पॉल्यूट करता है, तो उसमें क्या क्या होता है ये भी हमें देखना चाहिए। उसमें क्या क्या होता है आप लिखते जाएं, इसको क्या क्या होता है इसको आप लिखते जाएं, सो दैट दैट विल बी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू राइट योर एग्जामिनेशन। सर लेकिन अब जो एयर पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से ओजोन लेयर ठीक भी तो हो रही है। नहीं, ओजोन लेयर में जो छेद हो गया वो तो हो गया ना, वो रिपेयर वो तो होता रिकवर भी नहीं तो है। हुआ है। नहीं सर, अगर हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं सर बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ नहीं बोलो 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 बोलो, तुम सवाल पूछ रही नहीं हो बस तो अच्छी मेरा बात है ये। क्वेश्चन, नहीं मेरा बस क्वेश्चन यही था कि अब जैसे एयर पोल्यूशन तो हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी तो इफेक्ट पड़ता ही है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में, कि वो रिकवर हो रहा है ओजोन लेयर पूरी।
नहीं, आप देखें कि अभी सही बात है कि अभी जो ओजोन का लेयर है, अभी उसको क्षति नहीं पहुंच रही है। हमारी जो नदियां हैं उनको क्षति नहीं पहुंच रही है, और वो इसलिए नहीं पहुंच रही हैं। एक सेकंड होल्ड कर। हाँ, तो ये जो नदियां हैं वो भी अभी आपको मिलेंगी एकदम साफ, और आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पर, यूट्यूब पर इस तरह के आपने बहुत सारे दृश्य देखे होंगे, अभी आपके पास आए होंगे कि ये कोरोना काल में, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते थे, गाड़ियां नहीं चलती थी, फैक्ट्रीज बंद थी, सारा कुछ ठप था, तो उसमें हवा का जो पॉल्यूशन है वो मिनिमम लेवल पर चला गया, जो न्यूनतम लेवल हो सकता है उस लेवल पर चला गया, खास करके लॉकडाउन 2 के बाद। तो पहले लॉकडाउन में थोड़ा फर्क पड़ा, दूसरे में और पड़ा, तीसरे में और भी ज्यादा पड़ा, और गंगा का पानी इतना निर्मल स्वच्छ हो गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसी गंगा 2-3 पीढ़ियों में किसी ने देखी होगी जितनी साफ गंगा अभी है। भूमिका राठौड़, तुम्हारा जो है वो सिर्फ ये दिखाई देता है, दीवार दिखाई सर देती है। मैं लिख रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो ये जो है, उससे अगर मंगवाना हो तो दूध मंगवा सकती हो। ब्रेड हाँ, तो सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि इतना ज्यादा मतलब पानी साफ अब से पहले नहीं था, इतना हवा साफ अब से पहले नहीं थी, इतनी साफ हवा। लेकिन सर गंगा का पानी 18% तक साफ हो गया, जबकि रिक्वायर्ड था सिर्फ 12% इस लॉकडाउन में। आप सोचिए कि आप ये समझें कि इतना सारा पैसा गंगा को की सफाई पर खर्च हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है कांग्रेस के जमाने से लेके, और नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में इतना पैसा खर्च हुआ है गंगा की सफाई में, गंगा की सफाई के कार्यक्रम में, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, क्योंकि जितनी सफाई होती थी उतना ही उसको पॉल्यूट करने का भी काम चलता रहा, पॉल्यूट हम करते रहे। तो एक तरफ तो सफाई होती थी, दूसरी तरफ हम पॉल्यूट करते थे उसको, इस वजह से न तो हमारी हवा साफ हो रही थी और न, लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूं, अभी देखिए आप, लॉकडाउन खुल गया, सारे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से नहीं चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह से चलेगी तब जबकि इंडस्ट्री एकदम से मतलब सामान बिकने लगे बाजार में, ग्राहक बाजार में जाने लगे, तब इंडस्ट्री फुल फ्लेज्ड चलने लगेगी, लेकिन शुरू हो गया ऐसा। अब आप देखिएगा कि थोड़े ही समय में ये हवा फिर उसी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगी, उसी तरह से प्रदूषित हो जाएगी जैसी पहले थी, जैसी लॉकडाउन के पहले थी, उसी तरह से फिर प्रदूषित होगी। और हमारा जो कंसर्न है, यानी आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस का कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि हवा कैसे साफ हो, हवा किस तरह से साफ रहे, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो, क्योंकि हमेशा हवा को साफ करने के लिए तो आप लॉकडाउन नहीं करेंगे, पानी को साफ करने के लिए तो लॉकडाउन नहीं करेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो हमारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, टूट के आ रही है, माइक को नजदीक लाओ। सर अब ठीक है? हाँ बोलो।
हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अभी लॉकडाउन के बाद ये सब खुल जाएगा तो वापस से ये सब इफेक्ट, मतलब वापस से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो अब तो डबल इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो अचानक से पूरी गंगा वगैरह साफ है, पूरा एयर पोल्यूशन कुछ नहीं हो रहा। लॉकडाउन खुलते तो अब डबल इफेक्ट पड़ेगा फिर तो अब नेचर पे। नहीं, डबल इफेक्ट नहीं, जैसे पहले था लॉकडाउन के पहले जितना इफेक्ट था उतना ही इफेक्ट आ जाएगा। फिर थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन पहले जिस तरह से कामकाज हो रहा था उसी तरह से फिर अगर कामकाज होने लगेगा, सारा कुछ, गाड़ियां चलने लगेंगी, इंडस्ट्री चलने लगेगी, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन होगा, गाड़ियों का पॉल्यूशन होगा, और बाकी सारा जो इंडस्ट्री का कचरा जो पानी में फेंकते हैं वो सारा कुछ वैसे ही चल, तो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा था। अगर हमने कोई मेजर अख्तियार नहीं किया तो, अगर हमने कुछ मेजर्स अख्तियार किए तो फिर शायद स्थितियां बदलेंगी, लेकिन अभी तो है, आगे भी रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमने हवा को साफ करने का कोई उपाय कर लिया है इस लॉकडाउन पीरियड में कि अब हवा साफ रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरह से हवा फिर प्रदूषित हो जाएगी जिस तरह से प्रदूषित रही है अब तक। तो लेकिन इसके उपाय हैं, जो उपाय लॉन्ग टर्म कुछ किए भी जा रहे हैं, कुछ और सोचा भी जा रहा है। ये सब क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, हवा में जो प्रदूषण है वो किस तरह से है और किन किन चीजों से है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। हेलो, हाँ बोले। जैसे जो हवा है पॉल्यूटेड, उसमें मरकरी है। मरकरी का मतलब होता है पारा, लेकिन ये पारा उसी फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में थर्मोमीटर में रहता है, बल्कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मौजूद है मरकरी। लेड मतलब शीशा, लेड शीशा। डाइऑक्सीन ये एक उसी तरह से पार्टिकल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे नाइट्रोजन, मीथेन, इसी तरह से डाइऑक्सीन, बेंजीन। अब देखिए इनसे इफेक्ट क्या पड़ता है मानव जाति पर और बाकी के जो जानवर हैं उन पर इफेक्ट क्या पड़ता है। अब मरकरी को आप अगर सांस के जरिए इनहेल करते हैं तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नर्वस, जैसे लकवा मार जाता है किसी को अगर पक्षाघात, और एक साइड में पूरा वो काम नहीं करता है और लकवा ग्रसित हो जाता है, तो जो सिग्नल है ब्रेन से निकलते हैं और हमारे दूसरे जो अंग हैं उन तक पहुंचते हैं। तो जिधर पक्षाघात होता है, लकवा मारता है, पैरालिसिस, पैरालिटिक अटैक जिसको कहते हैं, तो अगर पैरालिटिक अटैक हुआ है तो वहां पर नर्वस सिस्टम के जरिए सिग्नल नहीं पहुंचते और आपका दिमाग उसको उठने के लिए नहीं कहता है। दिमाग जब संदेश देगा तभी वो उठेगा। दिमाग जब बोलेगा किसी अंग को कि ये करो तभी वो करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे आपके क्रियाकलाप की जान है। इंद्रिय, सुषुम्ना, नाड़ी। अब देखिए आप, लेड से क्या होता है, चिल्ड्रन के यानी बच्चों का ब्रेन डैमेज होता है। इससे बच्चों का ब्रेन डैमेज होता है। लेड, शीशा जिसको कहते हैं, शीशा। शीशा मतलब ये कांच का टुकड़ा नहीं है, शीशा जो है ये हवा में जो घुलता है वो शीशा है। ये ब्रेन को, किडनी को, बच्चों के ब्रेन को और किडनी को डैमेज करता है ये शीशा, माने बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बड़ों को भी करता है,
बड़ों के लीवर को भी करता है, किडनी को करता है, ब्रेन को करता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा घातक है ये। इसी तरह से डायोक्सिन जो है वो लीवर और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसी तरह से बेंजीन है, इससे कैंसर होने का खतरा रहता है कि बेंजीन को आप सांस के जरिए, आप जब सांस लेंगे उसके जरिए आपके फेफड़ों में पहुंचेगा तो उससे आई, स्किन और जो आपका लंग है उस सब में इरिटेशन होता है एंड दैट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। तो आप देखिए कि कोयला जलने से और गैस के मतलब एमिशन से किस तरह की चीजें पहुंचती हैं हवा में और उससे कितना कुछ डैमेज होता है। ये आपने सुना होगा, उस पर फिल्म भी बनी है। लर्निंग डिसऑर्डर बच्चों में, कुछ बच्चों में दिखाई देता है लर्निंग डिसऑर्डर, और उनका आईक्यू जो है वो स्लो हो जाता है, ब्रेन उनका, और आईक्यू कम हो जाता है। ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है ये सीसा से भी पैदा होता है, लर्निंग डिसऑर्डर और जो आईक्यू है उनका वो कम होना। अब देखिए, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जिसको कहते हैं, PAH, ये भी टॉक्सिक कंपोनेंट है जो हवा में मौजूद होता है प्रदूषण के कारण। अब आप देखिए कि ये ज्यादा होता है धुआं से, ये ज्यादा धुआं से होता है। जैसे पंजाब में, आप लोग दिल्ली में जब रहते होंगे तो देखते होंगे पंजाब का धुआं आता है दिल्ली में, देखा है किसी ने? नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में पंजाब में जब पराली जलाते हैं तो यहाँ दिल्ली में काफी धुआं भर जाता है। देखा है किसी ने? महसूस किया है? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो आप में से देखा है किसी ने नवंबर के महीने में और दिसंबर की शुरुआत में जो धुआं भर जाता है दिल्ली में, उस समय पंजाब में पराली, माने धान का जो पुआल है, पराली कहते हैं वहां उसको जलाने से जो होता है, उससे यही टॉक्सिक कंपोनेंट निकलते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो है ये आंख को नुकसान पहुंचाता है, लंग को इरिटेट करता है, ब्लड लीवर को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड को नुकसान पहुंचाता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, और इनहेल करने से कैंसर का भी खतरा हो जाता है। एक अध्ययन हुआ था जिसमें पाया गया था कि ये सब जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, PAH जिसको कहते हैं, उसके कारण ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। ये गर्भवती माताओं का अध्ययन हुआ था और पाया गया था कि जो गर्भवती माताएं हैं उनमें जो ब्रेन प्रोसेसिंग का इसकी स्पीड है वो कम पाई गई, और इसलिए कम पाई गई क्योंकि उनको धुएं के वातावरण में रहना पड़ा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो तीसरा फैक्टर है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, लेड जैसा मैंने आपसे कहा, और इन सबों के कारण और एक और तत्व है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कहा जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, लेड, ये सारी चीजें हैं। अब इससे
टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, जिससे समुद्र के पानी की ऊंचाई बढ़ने का खतरा रहता है, यानी समुद्र अपनी सतह से ऊंचा उठता है, राइजिंग सी लेवल। अब देखिए जो काम किए जा रहे हैं, आपने कभी सुना होगा, यहां दिल्ली में रह के आपने जरूर इसको सुना होगा, PM 2.5। जब पॉल्यूशन बताते हैं कि पॉल्यूशन बहुत हो गया है हवा में, तो उसमें एक बताते हैं PM 2.5 का लेवल इतना हो गया, पहले इतना था, इतना हो गया, और दिल्ली में अमुक जगह इतना है, अमुक जगह PM 2.5 का लेवल इतना है, गुड़गांव में इतना है, आनंद विहार में इतना है, लाजपत नगर में इतना है। तो इस तरह से जगह जगह का माप के और बताते हैं कि यहाँ पर हवा इतनी जहरीली है, और उसमें एक इशू आता है PM 2.5। PM 2.5 क्या है, कोई बता सकता है? क्या है PM 2.5? हेलो, हाँ सावन बताओ। सर वो एयर की क्वालिटी के लिए होता है, 2.5 जो रहता है। जी देखिए, ये पार्टिकुलेट मैटर इसको कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें बहुत छोटे छोटे कण हवा में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण, और इनका डायमीटर PM 2.5 जो है, इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर, मीटर नहीं, माइक्रोमीटर, यानी, और ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और बहुत लंबे समय तक हवा में रहता है, ऐसा नहीं नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये इतना हल्का होता है कि हवा में तैरता रहता है। आप PM 2.5 को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो बाल है, एक बाल, उसका 100 गुना कम पतला, उससे 100 गुना बाल से 100 गुना कम पतला वो होता है, which is not visible from the naked eye। बाल का 100 बाल से 100 गुना पतला, आदमी के बाल से 100 गुना पतला, तो इतना कम होता है वो। और ये भी बर्निंग फ्यूल बर्निंग से होता है ये भी, और केमिकल रिएक्शन से होता है, एंड दिस कॉजेज ग्रेटर हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा है। और इंडस्ट्री से, माने फॉसिल फ्यूल से तो होता ही है, इंडस्ट्री से भी निकलता है ये। जब इंडस्ट्री चलती होती है तो इंडस्ट्री के चलने के कारण बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर, PM जिसको कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, और वो पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैरता, उसी को मापते हैं एक मशीन से। और सबसे ज्यादा जो कंसर्न होता है मौसम विभाग का या फिर आपका पर्यावरण विभाग का, वो सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो PM 2.5 ही है, सबसे ज्यादा कंसर्न, क्योंकि इसका जो रिस्क है, हेल्थ हैजार्ड है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग मैं जो कह रहा हूं, या कहीं कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी डाउट, एनी कम्युनिकेशन गैप? नो, या है? नो सर। जी, अब देखिए कि दूसरा जो टॉपिक है
आपके सिलेबस में वो है वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन है, फिर है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन यानी जल में जो प्रदूषण होता है वो जल में प्रदूषण। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है पर्यावरण शास्त्रियों के लिए और मानव जाति के लिए, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पानी का जो प्रदूषण होता है वो पानी का प्रदूषण हमें किस तरह से इफेक्ट करता है इसको बहुत आसानी से समझा जाता है। हम क्या करते हैं, पीने के काम में इस्तेमाल करते हैं पानी को। आप जब नहाते होते हैं तो आपकी आंखों में पानी जाता है, ऐसे ही जाता है, आप धोते भी हैं आंख को नहाते हुए। फिर वो अगर प्रदूषित है तो उससे, उस प्रदूषण से दिक्कत पैदा होगी, आपकी आंखों को दिक्कत पैदा होगी। तो जो कॉन्टामिनेशन है वाटर का, वाटर कॉन्टामिनेशन, वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, देखिए पानी के प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसी से पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। और ये हम लोग हवा को भी प्रदूषित करते हैं, हम पानी को भी प्रदूषित करते हैं, लेक को प्रदूषित करते हैं, हम रिवर को प्रदूषित करते हैं, हम ओशन को प्रदूषित करते हैं यानी सागर को, हम लोग ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं यानी जो जमीन के नीचे का पानी है हम उसको भी प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से जितने भी जल स्रोत हैं, जल के संसाधन हैं, जितने भी ग्राउंड वाटर से लेके यानी भूमि के नीचे जो पानी है उससे लेके और समुद्र तक, इस सब को हम प्रदूषित करते हैं और उसके प्रदूषण से मानव जाति को बहुत ही खतरा है और मानव जाति के लिए, क्योंकि आप समझिए ग्राउंड वाटर के प्रदूषित होने का मतलब है पीने के पानी का प्रदूषित होना। लेक, रिवर, इन सबों के प्रदूषण का मतलब है कि हमारे पीने के पानी का, आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? भाई गंगा से जल लेके और उसको साफ किया जाता है, टैंक ओवरहेड टैंक में भरा जाता है और वही पानी मिलता है। लेक से हमें पानी मिलता है, ग्राउंड वाटर खींच के पानी मिलता है। तो इन सबों से जो, इन सबों का जो पानी है उसको जब हम प्रदूषित करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी वाला जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं उसको, उस इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन होता है यानी उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और उस गुणवत्ता के कम होने के कारण हमें नुकसान